Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एडमिसिबिलिटी पे एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ सर्टिफिकेट लगाने की बात होती है उस पे चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इसमें एविडेंस एक्ट के कौन कौन से प्रोविजंस इफेक्ट हो रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं केस के कुछ डिटेल्स के बारे में। इस केस का नाम है अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश कुशन राव। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने 14/7/2020 को दिया था। अब इस केस के फैक्ट्स को जानने से पहले केस के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। प्रेजेंट केस में 26 जुलाई 2019 को रेफरेंस दिया गया था क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स आमने सामने आ गए थे और एक 3 जजेस बेंच बनाने की बात की गई थी जो रिकंसिडर करे शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस को, क्योंकि इस जजमेंट के कुछ पार्ट्स इसके पहले के जजमेंट अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। शफी मोहम्मद के केस में सेक्शन 64B(4) ऑफ एविडेंस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सर्टिफिकेट लगाने वाली बात है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ वो एक प्रोसीजरल कंडीशन है और इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ किया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जहां पर कोई पार्टी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा ले रही है जो कि उसके पोजीशन में नहीं है, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो उस पार्टी के स्टैंड को रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के मान्यता पे भी सवाल उठ गया था क्योंकि अनवर पीवी वाला जो जजमेंट था वो 3 जजेस की बेंच ने दिया था, जबकि शफी मोहम्मद वाला केस 2 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया था। तो यहाँ पे मेनली सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना था इस पूरे मुद्दे पे। इस केस में एविडेंस लॉ के वेरियस प्रोविजंस को डिस्कस किया गया, जिसमें से सबसे पहला है प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच में डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे सेक्शन 62 ऑफ एविडेंस एक्ट प्राइमरी एविडेंस के बारे में बात करता है। प्राइमरी एविडेंस में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसको डायरेक्टली कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा सकता है ताकि कोर्ट उसका इंस्पेक्शन कर सके। अब ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए खुला हुआ है क्योंकि वो इन इटसेल्फ किसी फैक्ट एंड इशू को प्रूव करता है। एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से अगर कोई डॉक्यूमेंट कई पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है तो उस डॉक्यूमेंट का हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। सेकेंड पैरा में सबसे पहले काउंटर पार्ट का अर्थ समझ लेते हैं। मान लीजिए ए और बी 2 लोग हैं। ए ने बी को एक चेक दिया जिसपे कि ए का साइन था। बी ने उस चेक के बदले में ए को एक रिसीप्ट दी जिसपे बी का साइन था। अब यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन के 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इस ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चंस उठते हैं कोर्ट के अंदर तो जो चेक है वो ए के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा और जो रिसीप्ट है वो बी के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। यही चीज सेकंड पैराग्राफ में दी गई है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में डिफरेंट काउंटर पार्ट्स हैं तो हर काउंटर पार्ट उसको एग्जीक्यूट करने वाले बंदे के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अब सेकंड एक्सप्लेनेशन को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने 3 डॉक्यूमेंट्स लिए। एक उसके क्लास 10th की मार्कशीट, दूसरा उसका आधार कार्ड और तीसरा उसके घर का बिजली का बिल। यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट्स को टैली किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या क्लास 10th की मार्कशीट में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है वही उसके आधार कार्ड पे है कि नहीं है। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि जो उसके आधार कार्ड पे उसका परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है वही एड्रेस उसके बिजली के बिल पे है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति को अपनी कंपनी के लिए रिक्रूट कर रहे हैं और आपने उस व्यक्ति से कहा कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी आप हमारे पास सबमिट कर दीजिए। अब वो जो जेरोक्स कॉपीज होंगी वो एक दूसरे को वेरीफाई करने के लिए प्राइमरी एविडेंस मानी जाएंगी। यही चीज एक्सप्लेनेशन 2 के पहले पार्ट में दी गई है कि जहां पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाए गए हैं। हमारे एग्जाम्पल में यूनिफॉर्म प्रोसेस हो गया जेरोक्स, तो हर एक डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस होगा बाकी सब में जो कंटेंट्स दिए हुए हैं उसके लिए। एक्सप्लेनेशन 2 के सेकंड पार्ट में ये दिया गया है कि अगर एक डॉक्यूमेंट की कई सारी कॉपीज बनाई जाती हैं तो वो सारी कॉपीज प्राइमरी एविडेंस नहीं मानी जाएंगी ओरिजिनल के लिए। जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड लेकर
और उसकी फोटोकॉपीज करा ली और आपने एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा कॉपीज कराई हैं, तो उन कॉपीज को प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। अब ये जब हम सेकेंडरी एविडेंस पढ़ेंगे आगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपीज होती हैं वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होती, और इसका जो एक्सेप्शन है वो एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 62 के पहले पार्ट में दिया गया है। आगे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि यदि किसी पर्सन ने एक ओरिजिनल प्लेकार्ड से कई सारे कॉपीज प्रिंट करवाए तो वो जो कॉपीज हैं वो सिर्फ कॉपीज के लिए ही प्राइमरी एविडेंस मानी जा सकती हैं, लेकिन ओरिजिनल के लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं मानी जाएंगी। इसको हम ऐसे भी रिफ्रेज कर सकते हैं कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है O और हमने उसकी 3 कॉपीज बनवाई 1, 2 एंड 3। अब इसमें जो 2 है वो 1 और 3 के लिए प्राइमरी एविडेंस होगा, लेकिन O के लिए वो प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा, बल्कि ये जितनी भी कॉपीज हैं ये O के लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं मानी जाएंगी। अब बात करते हैं सेक्शन 63 के अंडर में सेकेंडरी एविडेंस की। सेकेंडरी एविडेंस में तो सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाते हैं वो सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। इसके बाद 2 और 3 में वो सारी कॉपीज आ जाएंगी जो कि ओरिजिनल से बनाई गई हैं। फिर 4th पॉइंट को समझने के लिए हम अपने पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि A एक चेक साइन करके B को देता है, तो जो चेक है वो A के अगेंस्ट में तो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, लेकिन B के अगेंस्ट में वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। सिमिलरली जो B ने रिसीप्ट साइन करके A को दी है वो B के खिलाफ तो प्राइमरी एविडेंस होगा, बट A के खिलाफ वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। यही चीज पॉइंट नंबर 4 में दी गई है कि किसी डॉक्यूमेंट के वो काउंटर पार्ट्स जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किए गए हैं वो उसके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस हो जाएंगे। लास्ट में आता है ओरल अकाउंट्स, यानी कि किसी पर्सन ने किसी डॉक्यूमेंट को देखा था लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो जो उस पर्सन का बयान होगा इन रिलेशन टू दैट डॉक्यूमेंट जो उसने देखा था वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, A और B पति पत्नी हैं और C और D उनके बच्चे हैं। A ने B के सामने सन 2000 में अपनी विल डीड बनाई, लेकिन D ने इस विल डीड को मानने से मना कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। वहां पर D ने बताया कि 1990 में A ने एक और विल डीड बनाई थी जो कि A ने उसको दिखाया था और दिखाने के बाद अपने पास रख लिया था, और अब वो 1990 वाली जो विल डीड है वो खो गई है। तो यहाँ पर जो D का ओरल सबमिशन है पर्टेनिंग टू अ डॉक्यूमेंट जिसको उसने खुद देखा था, तो उसका जो ओरल सबमिशन है वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। अब आगे इसमें कई सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं जो कि PDF के साथ इंक्लूडेड रहेंगे। आप इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 65B की। सेक्शन 65 बात करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। इसके हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रिंटेड है या फिर स्टोर्ड है या फिर रिकॉर्ड किया गया है या कॉपी किया गया है ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया में थ्रू अ कंप्यूटर, तो उसको डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया का मतलब है USB ड्राइव, CD एटसेट्रा। यहाँ तक हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट के हिसाब से यदि ये जो भी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन या फिर जो कंप्यूटर इन क्वेश्चन है उसके रिलेशन में, तो ऐसे रिकॉर्ड्स एडमिसिबल होंगे किसी भी प्रोसीडिंग्स में बिना किसी फर्दर प्रूफ के या फिर ओरिजिनल प्रोडक्शन के, और उनके जो भी कंटेंट्स होंगे एडमिसिबल होगा। इसके बाद सबसेक्शन 2 में जो कंप्यूटर आउटपुट है उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अब यहाँ पर 4 कंडीशंस दी गई हैं जो कि कंप्यूटर के विषय में सही होनी चाहिए यदि उस कंप्यूटर को हम एविडेंस के लिए यूज करना चाहते हैं। पहला ये है कि जिस समय पर वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई थी कंप्यूटर के द्वारा, उस दौरान कंप्यूटर का रेगुलर यूज हो रहा था फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये सब कार्य उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था जो कि लॉफुल पोजीशन में था या फिर लॉफुल कंट्रोल में था ओवर दैट कंप्यूटर। इसके बाद जो पीरियड इन क्वेश्चन है, यानी कि जब उस कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई है, उस समय पर
कंप्यूटर पूरी तरीके से चलता हुआ होना चाहिए, यानी कि वो इस लायक होना चाहिए कि वो और भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा हो या फिर उसके अंदर इंफॉर्मेशन रेगुलरली फीड की जा रही हो। फिर से उसी चीज को दिया गया है कि कंप्यूटर वॉज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, यानी कि कंप्यूटर काम कर रहा हो फॉर दी सेड पीरियड। और अगर अब वो कंप्यूटर काम नहीं भी करता है तो जिस समय पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई थी उस कंप्यूटर में, उस समय पर कंप्यूटर सही चल रहा था। और ये चीज इंश्योर करेगी एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट्स जो कि उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है। अब जो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वो या तो डिराइव की गई हो या फिर रिप्रोड्यूस की गई हो ऐसी इंफॉर्मेशन से जो कि कंप्यूटर के अंदर आपने इनपुट किया है। यानी कि यदि आपने कीबोर्ड से टाइपिंग करके इंफॉर्मेशन को इनपुट किया है कंप्यूटर के अंदर, तो उसी इनपुट के द्वारा प्रेजेंट जो इंफॉर्मेशन है वो रिप्रोड्यूस हुई हो या फिर डिराइव हुई हो। अब सबसेक्शन 2 में हमने उन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा जो कि स्टोर और प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को रेगुलरली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब सबसेक्शन 3 में ये दिया हुआ है कि वो कंप्यूटर्स का नेचर कैसा होगा। जो कंप्यूटर्स ये सारी चीजें कर रहे हैं वो या तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स होने चाहिए या फिर अलग अलग कंप्यूटर्स होने चाहिए ऑपरेटिंग इन सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऐसा होना चाहिए जो कि सक्सेशन में काम कर रहा हो। लास्ट में किसी भी और तरीके से सक्सेसिव ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हों और ऐसे सारे कंप्यूटर्स जो कि यूज किए जा रहे हैं उनको एक सिंगल कंप्यूटर माना जाएगा। अब हमारे केस में सर्टिफिकेट की बात की गई थी। सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इनमें से किसी एक चीज को सर्टिफाई करना चाहिए। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, सेकंड है डिवाइस के पर्टिकुलर्स को बताने के लिए, लास्टली जो भी चीजें सबसेक्शन 2 में दी हुई हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए। और ऐसा सर्टिफिकेट साइन किया जाना चाहिए किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के द्वारा जो कि उस कंप्यूटर के ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो या फिर उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो। और ऐसा सर्टिफिकेट एविडेंस माना जाएगा उन सारे मैटर्स के लिए जो कि सर्टिफिकेट में दिए गए हैं, और जो सर्टिफाइंग पर्सन है उसकी नॉलेज और बिलीफ के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सही है। लास्ट में सबसेक्शन 5 इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है कि इस सेक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक कंप्यूटर को सप्लाई करने योग्य हो। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई है उसको स्टोर या फिर प्रोसेस करते वक्त ये माना जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई है उसको कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज का हिस्सा माना जाएगा। लास्ट में ये कहा गया है कि कोई भी कंप्यूटर आउटपुट उस कंप्यूटर से ही प्रोड्यूस्ड माना जाएगा यदि ऐसा प्रोडक्शन डायरेक्टली हुआ हो या फिर एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट के द्वारा ह्यूमन इंटरवेंशन से किया गया हो। अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से यदि कोई और इंफॉर्मेशन डिराइव की गई है फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन तो उसको रेफरेंस समझा जाएगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन, कंपैरिजन या फिर कोई और प्रोसेस। अब आते हैं हम अपने केस में जो डिसीजन दिया गया कोर्ट के द्वारा उस पे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने ये बोला कि जो सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 65B(4) वो कंडीशन प्रीसीडेंट है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के लिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू डिराइव किया गया हो। और यहाँ पे अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर वाले केस को सही ठहराया गया और जो क्लैरिफिकेशन शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में दिया गया था उसको गलत बताया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्टिफिकेट की जरूरत उस केस में नहीं है जहां पर कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में प्रोड्यूस किया जा रहा हो। अब यहाँ पर कोर्ट ने रीजनिंग ये दी कि शफी मोहम्मद वाले केस में ऑनरेबल जजेस के द्वारा ये माना गया था कि जो सेक्शन 65B(4) का सर्टिफिकेट है वो उस व्यक्ति के द्वारा एक्वायर नहीं किया जा सकता जिस व्यक्ति के पास उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पोजेशन नहीं है। इस पूरे प्रेमाइस को कोर्ट ने गलत बताया और आगे ये कहा गया कि एक एप्लीकेशन हमेशा दी जा सकती किसी भी जज को कि वो रिक्विजिट पर्सन को डायरेक्ट करे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए इन दी कोर्ट यदि वो रिक्विजिट पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट है वो ऐसा करने से मना करता है। यहाँ पर कोर्ट ने अनवर पीवी वाले केस को सही बताया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 62 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंडर में एडमिसिबल है यदि सेक्शन 65B की कंडीशंस का कंप्लायंस ना किया जा रहा हो तब भी। यहाँ पर जब आप ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका लिंक मैंने पहले पेज पर ही दे रखा है उसमें कोर्ट ने एक इलस्ट्रेशन दिया है इस चीज को समझाने के लिए।
कोर्ट ने ये बोला कि जो कंप्यूटर का ओनर है या फिर किसी मोबाइल का जो ओनर है वो विटनेस बॉक्स में आके बता सकता है कि ये मेरे द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है और मेरे ही पोजीशन में है, और यदि ऐसा कंप्यूटर किसी कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है तो ये इम्पॉसिबल सी बात होगी कि पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम कोर्ट में लाया जा सके। इसलिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है अलोंग विद द सर्टिफिकेट उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट में, बट जहां पर वो एविडेंस ओरिजिनल फॉर्म में है यानी कि उसको कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस नहीं किया गया है तो उस ओरिजिनल रिकॉर्ड को ही सबमिट किया जाएगा और उस केस में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। कुल मिला के कोर्ट का ये कहना था कि हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में एडमिट करने के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। अब सवाल बनता है कि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट किसी केस में है या फिर नहीं है, ये किस स्टेज पे डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वैसे तो सेक्शन 65B में कोई स्टेज नहीं दी हुई है, बट जो ट्रायल जज है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्यूटर ओनर को समन कर सके और बोल सके कि आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करिए। आगे कोर्ट ने ये कहा कि सिविल केसेस में जो ट्रायल जज है वो बाउंड नहीं है और उसका डिस्क्रिशन है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एडमिट करता है या फिर नहीं, या फिर उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए सर्टिफिकेट मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करती हैं। आगे कोर्ट ने सेलफोन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए भी कुछ डायरेक्शंस इशू किए। कोर्ट का कहना था कि सेल्यूलर कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो CDRs या फिर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे और सारे क्वेश्चनेबल CDRs को मैनेज करे, या फिर कोई और रिकॉर्ड्स अगर सीज किए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी सेल्यूलर कंपनीज की है। यदि ऐसा किया जाता है तो जो डिफेंस है उसको बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि तब डिफेंस उन रिकॉर्ड्स के लिए समन कर सकता है सेल्यूलर कंपनीज को जब उसे अपना एविडेंस सबमिट करना हो। यहाँ पर कोर्ट ने सरकार को भी बोला कि आप एप्रोप्रिएट रूल्स एंड डायरेक्शंस लेकर आइए अंडर सेक्शन 67C ऑफ IT एक्ट ऐसे केसेस के लिए जहाँ पर डेटा इन्वॉल्व हो, खास करके क्रिमिनल केसेस में। यहाँ पर सबसे अच्छा डायरेक्शन रूल्स ऑफ चेन ऑफ कस्टडी के लिए जो कोर्ट ने बोला वो था, क्योंकि देखिए एविडेंसेस की चेन ऑफ कस्टडी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर फेयर ट्रायल। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के केस में जो चेन ऑफ कस्टडी होगी उसके लिए भी सरकार को रूल्स बनाने चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने सरकार को बोला कि आप रूल्स तो बनाइए, बट उसके पहले एक बार जो चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुई थी अप्रैल 2016 में, उसकी कमेटी रिपोर्ट को जरूर कंसिडर करिएगा। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।